नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली में आयुष्मान भारत के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह ने फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी जिसके जरिए लोगों को ठगा जा रहा था। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लोगों से पैसे लिए जा रहे थे और न सिर्फ ये गिरोह सक्रिय था बल्कि वेबसाइट बनाकर लोगों से वहां पर ठगी करने का धंधा कई दिनों से जारी था। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता पवन का। पवन, बड़ी चिंताजनक बात है, गरीब लोग जो अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके साथ ठगी की जा रही थी। क्या कुछ पता लगा इस ठगी के बारे में? बिल्कुल रवि, आपको बता दें कि इस वेबसाइट के माध्यम से बकायदा विज्ञापन दिया गया था, नौकरी का विज्ञापन दिया गया था, यानी लैब टेक्नीशियन, लैब बॉय, नर्स, इस तरह के प्लम्बर, ऐसे वैकेंसीज दिया गया था और 300 से 500 रुपया का रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूला जा रहा था। और जॉब का जो प्लेसमेंट है दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार और कोलकाता के अलग अलग जगहों पर यह बताया जा रहा था। और इस वेबसाइट को देखते हुए हजारों लोगों ने यहाँ आवेदन भी दे दिया था, यानी लाखों की ठगी ये बड़े ही आराम से ये शातिर कर रहे थे, जिसमें 3 पुरुष और एक महिला शामिल है। और मास्टरमाइंड इसका जो एक व्यक्ति है वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब उससे पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उससे कि और कहाँ ठगी किया है और किन माध्यम से ठगी किया है, क्योंकि एक सरकारी वेबसाइट का नाम लेकर के आप आराम से किसी को भी ठगने का प्रक्रिया ये कर रहा था और वैकेंसी बकायदा निकाले हुए था। तो इसने हजारों बेरोजगारों को ठगा है। और एक व्यक्ति की शिकायत पर जब पुलिस तफ्तीश करने लगी तब जाकर पता चला कि ये वेबसाइट लगातार रन कर रहा था। और हमने भी थोड़ी देर पहले चेक किया था, अभी भी ये वेबसाइट जो है ऑन एयर है और देखा जाए खोल करके तो उसमें वैकेंसी बकायदा चल रहा था, तो ऑपरेट किया गया। यानी आपको बता दें कि हमारे साइबर क्राइम के सूत्र ये भी बता रहे कि कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को ये भी बताया जा रहा था कि सरकारी नौकरी जैसे ही है और आप इसमें आवेदन करें। और लोगों को इसमें शक भी इसलिए नहीं होता था रवि, क्योंकि मामूली सा रकम 300 से 500 रुपया लिया जाता था, इसलिए लोगों को इसमें शक भी नहीं होता था। अगर वो ठगी के शिकार भी होते थे तो इस बात से कंप्लेन भी नहीं करते थे कि 300 रुपए के लिए वो क्या ठगी करें। लेकिन एक्टिव नागरिक ने जब इस बात की जानकारी पुलिस को दी तब जाकर पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें। अब से थोड़ी देर में मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर बाद यानी प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, यानी थोड़ी देर बाद ही यह बैठक शुरू होगी। और कहा जा रहा है कि कैबिनेट की इस बैठक में बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। अब ये ऐतिहासिक फैसले क्या होगा ये बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से इस बैठक को लेकर रणनीति बनाई जा रही है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो नतीजे आएंगे उनका देश पर काफी असर पड़ने वाला है। क्योंकि एक तरफ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ देश में आर्थिक व्यवस्था को भी कायम करना है। यही वजह है कि ये बैठक 11:30 बजे शुरू होगी जिसमें बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित का। अमित, सबकी निगाहें अब इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से वो बड़े फैसले हैं, ऐतिहासिक फैसले हैं जो इस बैठक से निकल कर आ सकते हैं? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर सबकी नजरें इसी बात को लेकर है, क्योंकि सुबह जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि 2 साल मोदी सरकार पार्ट 2 जो है उनका दूसरा साल शुरू हो रहा है और आज पहली कैबिनेट है, तो इसके बारे में कहा गया कि बड़े फैसले होंगे। तो ऐसे में सबकी नजरें हैं कि क्या हो सकते हैं। क्या किसान को लेकर एक ऑर्डिनेंस की बात थी जिसमें जमीन को बेचने का अधिकार और तमाम चीजें थी, क्या वो होगा? कहा यह जा रहा है कि CIA को कल संबोधित करने वाले हैं। सबसे बड़ी जो आर्थिक संकट में जो कहा जा रहा है डिमांड एंड सप्लाई वो डेवलप नहीं हो पाया है। जो कहा गया कि 2009 में जब हम आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो सबसे बड़ी मदद ये थी कि पैसे का फ्लो था, लोग मार्केट में डिमांड था और इसलिए सप्लाई चेन कहीं से रुका नहीं और इस वजह से हम आर्थिक संकट से बाहर निकल पाए थे। लेकिन अभी वक्त सबसे बड़ी बात है कि डिमांड रुक गया है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन में आप 2.5 महीने घर पे रहना पड़ा, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो ऐसे में क्या इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कल CIA को भी कहा जा रहा है कि जो जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो मजदूर है या श्रमिक है उसको लेकर
होगा। हालांकि सारी चीजें कयास है, तो इसीलिए सबकी नजरें हैं, क्योंकि जब बड़ा फैसले की बात आ रही है, एक ऐतिहासिक फैसले की बात आ रही है और ऐसा फैसला जो कि एक बड़े परिवर्तन पर असर करने वाला है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर हर किसी का को इंतजार है, क्योंकि 11:30 बजे 7LKM में बैठक शुरू होगी। हालांकि 11 बजे अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक संबोधन होने वाला है, जो राजीव गांधी हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है, वहां पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण देंगे। लेकिन अब कैबिनेट हो रहा है, आमतौर पर बुधवार को होता है, इस बार सोमवार को हो रहा है, और ये जानकारी आना कि ऐतिहासिक फैसले होने वाले हैं। सबकी नजरें बस इंतजार है कि कब ये बैठक शुरू हुआ और उसमें कौन से बड़े फैसले हो रहे हैं। साफ तौर से अमित, क्योंकि अभी जिस तरह से पूरे देश में कोरोना को लेकर परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें दो मोर्चों पे भारत को लड़ना है। एक तो बीमारी से लड़ना है, दूसरी तरफ अब आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना है। 20 लाख करोड़ पैकेज का जब ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, तो लगा था कि शायद इससे राहत मिलेगी देश की आर्थिक व्यवस्था को, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी की बात करें, टूरिज्म की बात करें, वो छूट थे। तो आपको लग रहा है कि इन पे निगाहें होंगी और देश का मजदूर वर्ग जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उनको लेकर आज ये कुछ लगता है कि रणनीति बनाएगी सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात की कोई जानकारी पिछले कुछ दिनों में यही हुआ है कि जब बड़े फैसले हुए तो जानकारी नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से माहौल है अभी देश में कोरोना की वजह से, एक तरह का मानसिक तौर पे लोग परेशान हैं, क्योंकि उद्योग धंधों से लेकर काम धंधा बंद पड़ा है, और दूसरी तरफ आर्थिक मंदी पड़ी हुई है, लोग बीमारी को लेकर डर पैदा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। माहौल एक तरह से देखें तो बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है देश के भीतर। तो ऐसे में उस पूरे माहौल से बिगड़ने के लिए निश्चित तौर पर देखिए 20 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज दिया गया है, लेकिन जो मार्केट में जो सीधे पैसे फ्लो होगा, क्योंकि आर्थिक अगर देखिए मंदी से बाहर निकलना है, अगर आर्थिक को स्थिति को बूस्टअप करना है, तो बहुत जरूरी होता है कि मार्केट में पैसे का फ्लो बना रहे। पैसे का फ्लो तब बना रहता है जब डिमांड एंड सप्लाई चेन एक साथ दोनों एक्टिव हो, लेकिन स्थिति वो अभी नहीं है। लोन दिया जा रहा है, तमाम इंडस्ट्री को खड़ा करने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े फैसले इस लिहाज से हो सकता है कि जो एक अर्थव्यवस्था में कहीं ठहराव है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। इंडस्ट्री, क्योंकि इन तमाम चीजों को देखा जाए, जो 20 लाख करोड़ इंडस्ट्री उसको लेकर बहुत खुश नहीं था। इंडस्ट्री को लग रहा था कि जो सीधे आम आदमी से जुड़ा हो, जिसके बाद डिमांड बढ़ जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कयास ही सब लोग लगा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को हो सकता है। तो मुझे लगता है कयास लगाने से बेहतर होगा कि इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक बड़ा फैसला आने वाला है और इंतजार करना पड़ेगा कैबिनेट की बैठक का, और इसके बाद ही इसके बारे में पूरी तरह जानकारी मिलेगी। लेकिन कई ऐसे सेक्टर है, जैसे कि आपने कहा कि टूरिज्म और वो सब ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत जरूरी, उससे बहुत बड़ा सिर्फ एक शहर नहीं जुड़ा होता है, तमाम लोग वहां के जुड़े होते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उस जैसे सेक्टर, क्योंकि अब वहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों का घूमना जाना बंद हो गया है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो इस तरह के सेक्टर को भी प्रमोट करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। देखना होगा कि कैबिनेट के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या जो इन्फॉर्मेशन आते हैं, उसमें सरकार अपने पिटारे में से क्या निकालती है। साफ तौर से सबकी निगाहें अमित इस बैठक पे टिकी हुई हैं, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ इन फैसलों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में कोरोना को लेकर परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसको देखकर लग रहा है कि कोरोना से जुड़े हुए बड़े फैसले, क्योंकि अब जान के साथ जहान को भी चलाना ये प्रधानमंत्री का नारा है, उसको लेकर बड़े फैसले यहां पर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। 4 लॉकडाउन के बाद आज से देश अनलॉक होना शुरू हो गया है। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद राज्यों ने भी अपने डिटेल प्लान जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने पहले चरण में 8 जून से मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धर्मस्थलों को खोलने की अनुमति भी दे दी है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला लिया जाएगा, लेकिन राज्यों और अभिभावकों से चर्चा के बाद वहीं जुलाई में इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। जिम, बार, सिनेमा हॉल, मेट्रो पर तीसरे चरण में यानी सबसे आखिर में फैसला लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आज से पूरे देश में 4 लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश के अलग अलग शहरों में अब जिंदगी दोबारा रफ्तार पकड़ने लगी है।
वहीं 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली के कालका जी मंदिर के मंदिर खोलने की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली के सभी धार्मिक स्थल जो हैं खोले जाएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूं कालका जी मंदिर के पास और आपको बता दें कि रोजाना हजारों लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब जो है सरकार के आदेश के बाद मंदिर प्रशासन किस तरह के इंतजाम करेंगे, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ सोनल भारद्वाज जी हैं जो कि पुजारी हैं। और क्या नाम है आपका? अरविंद भारद्वाज। अरविंद भारद्वाज जी। अरविंद जी, सरकार के इस फैसले से तो आप खुश होंगे अब? जी। और जो लॉकडाउन से पहले जो गाइडलाइंस आई थी सरकार के द्वारा, उसमें पूरी तरह से निर्देश दिए गए थे कि सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, जिसका दिल्ली पुलिस ने पूरा सहयोग करा, पुजारी परिवार ने पूरा सहयोग करा है कि लॉकडाउन का पूरा पालन किया गया है। पिकेटिंग आप दिखाना चाहें, लॉक दिखाना चाहें, आप जो भी दिखाना चाह सकते हैं वो दिखा सकते हैं कि भीड़ को पूरी तरह से कंट्रोल करा गया है। लेकिन लोग श्रद्धालु हैं, उनकी भक्ति आस्था को देखते हुए लोग बाहर तक आते थे और चले जाते थे। आप सामने दिखाएंगे पूरा बंद पड़ा हुआ है मंदिर, लेकिन इस बंद का हमने पूरा फायदा उठाया है। जो मंदिर में कंस्ट्रक्शन करनी थी, टूट फूट थी, उस मैनेजमेंट को पूरा करा गया है। आपको हम दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन में जब कालका जी मंदिर के कपाट बंद थे तो देखिए मंदिर में यहाँ पर सुधार का भी काम किया गया है। यानी जो फर्श हैं, फर्श को यहाँ पर बनाने का काम किया गया, साथ ही रंग रोहन का भी यहाँ पर काम किया गया है। यानी हजारों भक्त की भीड़ में मंदिर का काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, तो अब जो है यहाँ काफ़ी साज सज्जा यहाँ पर किया जा रहा है। यानी अब एक नए सीधे तरीके से जो श्रद्धालु मंदिर में अब आएंगे माता रानी के दर्शन के लिए, उन्हें एक नए अंदाज में मंदिर चमकते हुए दिखेगा। सोनल भारद्वाज जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। समस्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? रोजाना हजारों लोग आते हैं, तो कैसे आप मेंटेन करेंगे? हम लोग बाहर ना जैसे गाइडलाइन आई हैं उस तरह से बाहर गोले बना देंगे 4-4, 5-5 फुट की दूरी पे। उसी एक एक गोले पे एक एक श्रद्धालु आएगा और दर्शन करते रहेंगे। अभी मीटिंग भी हुई थी, उसमें ये चेक कर रहे हैं कि एक ही एग्जिट रखेंगे और एक ही एंट्रेंस रखेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। यहाँ पर बिल्कुल किया जा रहा है कि जो कपाट खुलेगा यानी एंट्री और एग्जिट गेट जो है एक ही रहेगा। माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। ये कहा जाता है कि कालका जी मंदिर में जो प्रवेश करता है माता रानी से जो दुआ मांगता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। यानी अब जो धार्मिक स्थल जब खुलने वाले हैं उसके बाद यहाँ खासा इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही माता रानी के श्रद्धालु दर्शन कर सकें। दिल्ली के कालका जी मंदिर से कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनलॉक का असर दिख रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य हो गया है। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर तकरीबन पूरा शहर कामकाज में नॉर्मल हो गया है। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 का पहला दिन है और ऐसे में भोपाल जो कि रेड जोन में है, हालांकि कंटेनमेंट एरिया जितने भी हैं मध्य प्रदेश में 904, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है, लेकिन जो रेड जोन है उनको भी हटा दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट एरिया के बाहर की तमाम गतिविधियाँ, ये तस्वीरें देखिए भोपाल में आमतौर पर 2 महीने से पहले इस तरह की तस्वीरें दिखा करती थी कि सड़कों पर लोग चलते थे, लेकिन आज अनलॉक 1 में ये तस्वीर फिर नजर आ रही है। लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि तमाम प्राइवेट और सरकारी जो ऑफिसेज हैं वो खुलेंगे। इसके साथ ही उनकी जो स्थिति होगी 50% जो है वो लोग पहुंचेंगे और ये तस्वीरें देखिए लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जो रियायतें दी गई हैं उसमें ई पास की व्यवस्था एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने में ख़त्म कर दी गई है। हालांकि बाहर अगर दूसरे प्रदेश में जाना है तो उसके लिए आवेदन देना होगा, लेकिन ज़िले के ज़िले में जाने की कोई वो पाबंदी नहीं है। अनलॉक 1 के लागू होने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने कई तरह के प्रतिबंधों में फिलहाल ढील नहीं दी है। आज राजधानी मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद जगताले ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन इस शब्द को हटाकर बिगिन अगेन की बात की है, जिसके तहत 3, 5 और 8 जून को कुछ रियायतें जरूर दी जाएंगी। 30 जून तक महाराष्ट्र लॉकडाउन जरूर रहेगा, लेकिन कुछ सेक्टर को इसका फायदा जरूर दिया जाएगा। बात करें मुंबई की तो ये देखिए, ये जो दुकानों के शटर आपको बंद दिखाई पड़ रहे हैं, अब इन दुकानों के शटर भी 5 जून से खुलेंगे। रास्ते के दोनों तरफ की दुकानें 1 तारीख को और तारीख को यहाँ पर, इवन तारीख को यहाँ पर की दुकानें यहाँ पर खोली जाएंगी।
इसके अलावा बात करें मुंबई की और महाराष्ट्र की, तो फिलहाल एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए पाबंदी फिलहाल वहाँ पर लागू रहेगी। इसके अलावा मेट्रो हो, स्कूल हो, बस सेवा है, लोकल सेवा है, इन सभी को बंद किया गया है। इसके अलावा सैलून हो, पार्लर हो या फिर सिनेमा घर है, बागीचे हैं, यहाँ पर चौपाटियाँ, इन सभी को फिलहाल बंद रखा गया है। आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर मुंबई समेत महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और इन इलाकों की बात करें तो मुंबई है, ठाणे है, पालघर, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा कहर है। अब जो बिगिन अगेन की बात की है, जो रियायतें दी जाएंगी वो कंटेनमेंट इलाके में नहीं दी जाएंगी, वहाँ स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन रहेगा, लेकिन दूसरे इलाकों में ये दी जाएंगी। कहीं ना कहीं ये बिगिन अगेन से लोगों को राहत ज़रूर मिलने वाली है। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है कि मैं एक एक चीज़ धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो और बीमारी और फैले, जिसके बाद मुझे ये सब कुछ बंद ना करना पड़े। और एक एक कर जो बिगिन अगेन है उसमें रियायत